नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। एक और खास शख्सियत के साथ मैं हाजिर हो गई हूं। रोबिका लियाकत मेरा नाम है। आज महाराष्ट्र में, खासकर नागपुर में एक नाम की खूब चर्चा चल रही है, नाना पटोले, जो कि कांग्रेस के महाराष्ट्र में प्रदेश अध्यक्ष हैं। नाना पटोले का जिक्र आज हर गली मोहल्ले में इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक ऐसे इकलौते नेता निकले कांग्रेस के, जिन्होंने कांग्रेस की डूबती हुई नैया पर न सिर्फ पैबंद लगाया बल्कि उसको ऐसे पड़ लगाए कि आज वो चौथे नंबर से पहले नंबर की पार्टी के तौर पर कॉम्पीट करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त नाना पटोले हमारे साथ मौजूद हैं। जरा उनसे कुछ सवाल और जवाब महाराष्ट्र के इन चुनावों को लेकर। नाना पटोले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है, नागपुर में स्वागत है। बड़ी चर्चा चलती है आजकल, जहां जाती हूं वो ये कहते हैं कि वर्किंग कमेटी में आप इकलौते शख्स थे जो हाथ उठा उठा कर कह रहे थे कि कांग्रेस 14 लेकर आएगी। 14 नहीं, 13 लाई, लेकिन बात सही साबित हुई। इतनी गजब की स्ट्राइक रेट नाना भाऊ की, लेकिन बावजूद उसके 102 सीटें ही केवल क्यों? देखो, हम नेशनल पार्टी है और हमारे जो अलायंस है वो अलायंस को भी हम साथ में लेके चलना हमारा दायित्व बनता है। पहली बात तो महाराष्ट्र की स्थिति जो 2.5 साल में और 2014 से 19 तक जो बीजेपी ने जो बदतर बनाई है, उसमें महाराष्ट्र को बचाना हमारा पहला दायित्व जाता है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नहीं बची है। महाराष्ट्र की सब इंडस्ट्रीज गुजरात छोड़ने का काम शुरू कर दिया है। मोदी जी और अमित शाह ने महाराष्ट्र को अपना एटीएम बना लिया है। और ऐसे समय में महाराष्ट्र एक समय का जैसे नाम ही महाराष्ट्र था, महान था, वो महाराष्ट्र को कंगाल करने का काम जो सरकार हाल बैठी थी, खोखे की सरकार, उस सरकार के वजह से महाराष्ट्र पूरा बर्बाद हो रहा है। आपने देखा होगा कि जब हमारी महाविकास आघाड़ी बनी तो हमारा नेचुरल अलायंस उद्धव ठाकरे के साथ नहीं था, लेकिन जब बीजेपी और उनमें फरकत आई तो हमारी नेता सोनिया गांधी जी के पास जब उद्धव जी गए, ये शरद पवार जी गए, तब भी हमारी नेता सोनिया जी ने कहा कि मैं महाराष्ट्र के लिए कुछ भी करूंगी, महाराष्ट्र कि जनता को कोई तकलीफ ना हो, दोबारा इलेक्शन ना हो, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर हम सरकार बनाएंगे। और आपको पता है कि ना हमने सीएम मांगा ना डीसीएम मांगा, सब उन्हीं को, क्योंकि आखिरी महाराष्ट्र को बचाना ये कांग्रेस का दायित्व है। और इसलिए हमने जो पॉलिसी की कि जो हमारे अलायंस जहाँ जहाँ उनकी सीटें हैं वो मांगना चाहते, उनको दिया हमने। तो हम बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं, हम सब साथ है, ये भूमिका लेके चले। और इसलिए 102 जगह भी हमारे पास है, तो भी आज भी मैं कहता हूँ कि आज भी हमारा स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में रहेगा। वो आप कह रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हम अकेले दम पर भले ही ना जीते, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी साबित होने वाली है। अब देवेंद्र फडणवीस ने पार्लियामेंट में भी कहा था, तो सिंगल डिजिट में ही रहे, वो डबल डिजिट में नहीं आए। देवेंद्र फडणवीस कितने ज़मीन से जुड़े हुए मुझे पता नहीं है। वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, हम साथ ही एमएलए बने 99 में, और तब से हम दोनों, मैं थोड़े दिन के लिए जाके आया था पार्लियामेंट, लेकिन मैं महाराष्ट्र के हर कोने से, हर इंसान से मैं जुड़ा हूँ। महाराष्ट्र की जनता की मानसिकता, उनका करंट मैं समझता हूँ। और उस आधार पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भी कांग्रेस कम जगह लड़के भी उनसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र कांग्रेस बनेगी। क्या समीकरण बदल सकते हैं? आप तो राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। समीकरण का मतलब ये कि आज से कुछ साल पहले अगर मैं आपका इंटरव्यू ले रही होती तो 4 ही यहाँ पर प्लेयर थे, अब ये प्लेयर 6 हो गए हैं। ये क्या अदला बदली हो सकती है कि ये इस कोर्ट से इधर आ जाए, उस कोर्ट से इधर आ जाए? बीच में खूब इस पर चर्चा भी चली थी कि उद्धव जी संपर्क में आ गए हैं अमित शाह के। देखो, हम तो ये चाहते कि सबका दायित्व बनता है कि महाराष्ट्र को बचाना। हाँ। और आज हमारा अलायंस है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जो अलायंस के साथ ही रहेंगे। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने शरद पवार का परिवार तोड़ा, जिस तरह से उद्धव ठाकरे का परिवार तोड़ा, उनकी पार्टियां तोड़ी, तो मुझे नहीं लगता कि जो अफवाहें चल रही है वो अफवाह में कोई तथ्य है। वो कांग्रेस ने जिस तरह से इन लोगों को संभाल के लिया है, तो ये कांग्रेस को छोड़ के कोई नहीं जाएगा। और महाविकास आघाड़ी कर ही हम महाराष्ट्र में आने वाले
दिनों में हम लोग काम करेंगे। यहाँ विदर्भ में मैं घूम रही हूँ, जगह जगह आपके सीएमशिप के पोस्टर लगा दिए गए हैं। मतलब नाना भाऊ जो हैं अब अगला सीएम चेहरा है। देखो, जनता की भूमिका क्या है, लोगों का कहना क्या है, वो बात अलग है। लेकिन मेरा मकसद एक है कि मैंने जब भी कहा कि महाराष्ट्र को बचाना हमारा दायित्व है। आपको पता है कि मैं जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तब भी मैंने लोगों की बात रखी थी, किसानों की बात रखी थी, ओबीसी की बात रखी थी मोदी जी के सामने। उन लोगों ने ना किसान को मानने को बात की, ना ओबीसी को मानने की बात की, और मैंने तुरंत अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इस्तीफा दिया। मैं कुर्सी की लड़ाई कभी नहीं लड़ा, मैं जनता के हित की लड़ाई लड़ा। मैं खुद किसान हूँ और मेरे किसान का भला हो, मेरे बहुजन समाज के लोगों का विकास हो, यही मेरा सपना है। इसलिए तो कहते हैं आप घर में भी लड़ लिए थे, घर वालों ने रोका था कि कहाँ किसानों का मुद्दा उठाने राजनीति में जा रहे हो, फिर भी आप राजनीति में आ गए थे। देखो, मैं खुद किसान हूँ। मैं गन्ने की खेती जब मैं जला रहा था, मेरा कारखाने ने गन्ना उठाया नहीं, तो जो अंगार आज भी मेरे दिमाग में है। मैं मेरा 5 एकड़ का गन्ना जलते हुए देख रहा था, तो मेरा किसान कितना परेशान होता है, कितनी उसकी अंतरात्मा रोती है, उसके आंखों में आंसू क्या रहते हैं और क्यों किसान आत्महत्या करता है, उसका दर्द मैंने पास से देखा है। और मैं खेतीबाड़ी करते रहता तो मैं हर किसान को न्याय नहीं दे सकता। आज मैं उस पावर में आना चाहता हूँ कि जो मेरे किसान को न्याय मिले, मेरे सब लोगों को न्याय मिले। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बने कि देश में नहीं तो दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली महाराष्ट्र बने। इसीलिए नामांकन के वक्त आपने कर्ज माफी का ऐलान कर दिया। बिल्कुल है हमारा। हमने जब लास्ट महाविकास आघाड़ी बनी, आपने देखा होगा कि देश के इतिहास में हर राज्यों ने कर्जा माफी की है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने जब महाविकास आघाड़ी की सरकार की भूमिका को स्पष्ट करते कहा कि आपको पहले ही सेशन में, पहले ही कैबिनेट में किसानों का कर्जा माफ करना पड़ेगा। यह भूमिका सोनिया गांधी जी ने रखी थी। आज भी किसानों का कर्जा पूरा तरह से माफ नहीं किया गया है, हमने किया। उसके बाद में ये महायुति की सरकार आने के बाद इन लोगों ने किसानों पे अत्याचार ढाया है और सबसे ज़्यादा किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र में ये 2.5 साल में हुई है, देश में, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं। तो आज भी हम लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र के किसान को हम ताकत दें, अन्नदाता बचे। पर नाना भाव, वो तो कर्नाटक के आंकड़े गिनाते हैं बीजेपी वाले कि सबसे ज्यादा वहां आपकी सरकार है और सबसे ज्यादा आप आंकड़े लाइए ना, फैक्ट आंकड़े लाइए। गवर्नमेंट के आंकड़े हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आंकड़े, मोदी जी के पास आंकड़े है, वो लाइए। मैं सेंट्रल के मैं वेबसाइट पे जाके देखा, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। वो उनके भाषण करने में क्या अर्थ है? महाराष्ट्र में आजकल तो कोई छुपा नहीं सकता। मोदी जी ने कोई इतिहास की बात करी तो तुरंत बच्चे लोग देख लेते कि ये सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे, तो फिर फैक्ट चेक जो है वो फौरन तुरंत कर देते हैं। नाना भाव, एक और बात है, आपने अभी कहा कि महाआघाड़ी जैसे ही बनी थी तो सोनिया गांधी ने कहा था कि कर्जा माफी होना चाहिए, लेकिन उस कर्जा माफी में भी उद्धव ठाकरे ने शर्त लगा दी थी। और वो शर्त क्या लगाई थी? उन्होंने कहा था कि जिन किसानों की फसल कर्ज और पुनर्गठन कर्ज 2 लाख रुपए से ज्यादा है, वो योजना के तहत किसी तरह का लाभ नहीं उठा पाएंगे, उसके पात्र नहीं हो पाएंगे। क्या अब जो आप वादा कर रहे हैं उसमें भी इसी तरीके की शर्तें लागू होंगी? कोई नहीं होगी। 3 लाख तक का कर्जा हम माफ करेंगे और सीधा करेंगे, कोई शर्तें वहां रखेंगे नहीं। खरगे जी ये कह रहे हैं कि ऐसी बातें ना करना कि सड़क पर रेती डालने के पैसे ना बचे। वो चेतावनी दे रहे हैं कांग्रेस के तमाम मैंने मेरे हाईकमांड को कहा है कि महाराष्ट्र फाइनेंशियल स्टेट है। जो ये महाराष्ट्र की जो सरकार जो आज है, वो सरकार ने कर्जा ले लेकर महाराष्ट्र को डुबाया है। कर्जा जिस काम के लिए नहीं लेना था उस काम को ले लिया और उसमें करप्शन इन लोगों ने बड़े पैमाने किया। ये अभी अटल सेतु की बात करते हैं, समृद्धि मार्ग की बात करते हैं, उसमें कितना बड़ा करप्शन है, लोग मर रहे हैं रोज। समृद्धि मार्ग से जाने वाला आदमी वहाँ सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा ये आज हम नहीं बोल सकते। रोज एक एक्सीडेंट वहाँ पे होते हैं, हजारों लोग मर गए। तो मेरा ये कहना है कि करप्शन इन लोगों ने मर्यादा खत्म कर दी है। अगर कंपटीशन हो जाए पूरे देश के हर राज्यों का तो सबसे ज़्यादा करप्टेड कौन सा स्टेट होगा तो महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र में करप्शन बंद करना ये पहला दायित्व सरकार का रहेगा और हमारी सरकार का रहेगा। और हम कर्जे में जो सरकार को इन लोगों ने इस राज्य को डुबा के रखा है उसको बाहर निकालने का भी हमारा दायित्व बनेगा।
और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है कि यहाँ पे फाइनेंशियल व्यवस्था खड़ा करना बड़ी बात नहीं है, सिर्फ उसको एक दिशा होना चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए, और वो ये सरकार के पास नहीं, क्योंकि ये लूटमार वाली सरकार है, खोखे की सरकार। नाना भाऊ, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो फ्यूचर में पहुंच भी चुके हैं और सरकार चलाने भी लगे हैं। मैं सरकार नहीं चला रहा हूँ, मेरे राज्य की जनता को विजन दे रहा हूँ, क्योंकि जब पैसे नहीं है, ऐसी जब बात आती है तो मेरे राज्य के पास कैसा पैसा खड़ा करना वो मुझे पता है लोगों को। पर आप कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार आपकी सरकार बन रही है? बिल्कुल, महायुति जा रही है। काले पत्थर पे सफेद रेशा लाइन है। हाँ। और मैं आपको करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में बहुमत की सरकार महाविकास आघाड़ी की आएगी। सबसे ज्यादा बागी परेशान करने वाले हैं वो देवेंद्र फडणवीस। मुस्कुराहट के साथ कह रहे हैं कि हमने तो देखिए सारे नोटिफिकेशन से पहले हमने तो सब ले लिए, नामांकन वापस करने की तारीख से पहले। झूठ बोलते हो। आपके सबसे ज्यादा बागी हैं 11। भाई उनके कितने, उनको पता नहीं है क्या? उनको सब पता है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस मोदी जी भी 2 गुना आगे है, झूठ बोलने में एकदम स्पष्ट है और स्माइल करते हो। मोदी जी हंसते नहीं, लेकिन ये हंसते हैं, तो वो उससे 2 कदम आगे झूठ बोलने में, फेंकने में, जुमला डालने में। तो उनके बातों में मत जाइए। सबसे ज़्यादा तो बंद करने वाले लोग तो उनकी पार्टी में हैं, तो ज्यादा नुकसान उनको पहुंचाएंगे। बिल्कुल होगा। उन लोगों ने कुछ हमारे बंडखोरों को पैसे देके खड़ा करने का, जो हरियाणा का स्टाइल था, करने की कोशिश करी। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट है। पर वो सक्सेस नहीं हो सका। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट है कि हरियाणा में बागियों ने खेल बिगाड़ा, क्या महाराष्ट्र में वो बागी खेल नहीं बिगाड़ा? सक्सेस नहीं हो गए। महाराष्ट्र का और हरियाणा के राजनीति में बहुत बड़ा फर्क है। वहां पर उन्होंने जाट वर्सेस ओबीसी कर दिया था, यहाँ पे वो कर ही नहीं सकते। मराठा वर्सेस ओबीसी। मैं खुद ओबीसी हूँ। हाँ, इसीलिए क्योंकि जिस आरक्षण पर ये कह रहे हैं कि ये जो 400 पार का नारा था वो ऐसे ही फुस नहीं हुआ, उसके पीछे आप लोगों ने बहुत भयंकर स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया था, और ये था कि फेक नैरेटिव बनाया जाए। और कौन सा फेक नैरेटिव? कि ये लोग आएंगे तो संविधान को खत्म कर देंगे, ये लोग आएंगे तो रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। अब वैसा ही कुछ आपको लेकर कहा जा रहा है। राहुल गांधी ने अमेरिका में जो बयान दिया था रिजर्वेशन को लेकर, आरक्षण को लेकर, उसमें नाना भाऊ ने समर्थन कर दिया है। मतलब 23 अक्टूबर की। अरे मुझे ये कहना है कि मैं तो कहता हूं कि मोदी जी ने राहुल जी के साथ एक डिबेट करना चाहिए आरक्षण के ऊपर, और देवेंद्र फडणवीस ने मेरे सामने आरक्षण के ऊपर डिबेट करना चाहिए। अब आपने देखा होगा कि परसों ही बालकृष्णन आयोग बनाया केंद्र सरकार ने। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है, जैसे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकृत किया है, तो उनका रिजर्वेशन खत्म किया जाएगा। आयोग बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी की सरकार ने। अब रिजर्वेशन कौन खत्म कर रहा है? यूपीएससी में डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी रैंक पे आरएसएस के लोग बिठाने का काम जो 2019 और 2024 में किया गया, तो ये आरक्षण को छेद करने का काम नहीं है। 100% एफडीआर करने का काम, जिसमें रिजर्वेशन टोटल खत्म करने का काम जो बीजेपी कर रही है, तो आरक्षण के विरोध में कौन है? मैं इसलिए कहता हूँ, खुला चैलेंज करता हूँ आपके चैनल पे कि वो डिबेट करे ना आरक्षण के मैटर में, कि असली कौन है, नकली कौन है, फेक नैरेटिव कौन डालता है, ये जो एक बार लोगों के आमने सामने हो जाए। तो आपकी पर्सनल राय क्या है? आप तो ओबीसी से ताल्लुक रखने वाले हैं। क्या मराठा आरक्षण में, मतलब ओबीसी के कोटे में मराठा आरक्षण होना चाहिए कि नहीं? क्या सोचते हैं नाना भाव? हमारी जो मांग है, और हमारे नेता राहुल गांधी जी जो बार बार कहते हैं कि हम जाति निहाय जनगणना करने की मांग कर रहे हैं, सरकार कहती है हम सेंसस करेंगे। सेंसस और जाति निहाय जनगणना में फर्क है। सेंसस का मतलब है कि कितने पॉपुलेशन हिंदुस्तान में है, कौन से धर्म के लोग इस देश में रहते हैं, वो उसका बोलते हैं सेंसस। हम कहते हैं कि इनको जाति निहाय जनगणना चाहिए, हमें जाति निहाय सेंसस चाहिए। सरकार क्यों नहीं तैयार होती है? 50% का जो आरक्षण की जो मर्यादा लगाई गई है उसको हटाने की क्यों व्यवस्था नहीं बना रही है सरकार? बीजेपी टोटल आरक्षण के विरोधी है। उनके जहाँ यही नागपुर से उनकी महाल में जो उनका संघ का जो परिवार रहता है, उसके मुखिया मोहन भागवत जी ने कई बार कहा है कि हम आरक्षण खत्म कर डालेंगे। वही से चलती ना बीजेपी। उन्हें खुद कहा है, एक बार नहीं कई बार किया है। राहुल जी की बात का, जिनको अंग्रेजी नहीं आता, ऐसे बीजेपी के लोगों ने उसका गलत अर्थ लगा दिया। राहुल जी ने आरक्षण का हमेशा समर्थन किया है, पर उसको, ये तो एक्सपर्ट ही इनका सोशल मीडिया पे अपना खेल करने का। पर नाना भाव क्या सोचते हैं?
बिल्कुल मराठा आरक्षण को लेकर ओबीसी कोटे। मैंने यही कहा कि जाति न्याय जनगणना जिस दिन इस देश में होगी उस दिन ये आरक्षण के सब इशू हम लोग खत्म करेंगे। जितने भी जातियां आरक्षण में प्रतिष्ठित है सबको आरक्षण में लाने की व्यवस्था बनाई जाएगी। ओबीसी बड़े पॉपुलेशन हिंदुस्तान में है, महाराष्ट्र में भी ओबीसी बड़ा पॉपुलेशन है। उनको महाराष्ट्र में पैसा कानून के अंतर्गत कई जगह 2% ही आरक्षण है। तो उनको तो मिलना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, हम ओबीसी का भी आरक्षण बढ़ाएंगे, मराठा का भी आरक्षण को हम व्यवस्था बनाएंगे। जो जितनी भी जातियां आरक्षण के प्रतीक्षा में उनको न्याय देने की व्यवस्था, इसलिए तो हमारी मांग है। हमारे नेता राहुल गांधी जी वही तो बात कहते हैं। नहीं पर नाना जी ये कोशिश हुई तो थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से उसे देखो, लागू नहीं होने दिया गया। सेंसस नहीं किया गया। जो जाति न्याय जनगणना होना चाहिए वो नहीं की गई है। आपने देखा होगा कि हमने इसलिए तो बार बार कह रहे हैं कि बिहार की सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने उस समय किया जब वो बीजेपी के साथ नहीं थे तब। तो स्टेट्स जाति न्याय जनगणना को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता। जब तक नेशनल जाति न्याय जनगणना नहीं होगी तब तक आपको आरक्षण की व्यवस्था का फायदा नहीं मिल सकता और कोर्ट भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। मतलब बिहार में जो हुआ है उसका कोई फायदा हुआ नहीं है। कोर्ट ने उसको ये किया ना, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब तक नेशनल लेवल पे ये सेंसस जाति न्याय जनगणना नहीं होगा तब तक ये आरक्षण के इशू नहीं क्लोज हो गए। और बीजेपी चाहती है डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेज करते थे वही बीजेपी कर रही है। पर वो आरोप आप पर लगा रहे हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। ये नारा आज योगी भी आने वाले हैं, राहुल गांधी भी यहीं आने वाले हैं, विदर्भ से ही शुरुआत होने वाली है। अब मैं तो यही तो सवाल पूछ रहा हूँ, बटोगे यानी क्या, क्यों बटोगे, किसको बटना की बात करें? देश में सब लोग एक नहीं है। सब लोगों को मुख्य धारा में लाने का व्यवस्था नहीं बनाना चाहिए। चुनाव आयोग को हिंदुओं को भड़काने का मुसलमानों के विरोध में, यही उनका धर्म है, यही इंसानियत है, यही संविधान है इनके लिए। आखिरी बटोगे तो कटोगे, किसको डर बता रहे आप लोग? किसको डर बता रहे? हिंदुओं को। क्यों बता रहे? तुम्हारा हिंदू से क्या लेना देना इनका? वो कह रहे हैं आपका हिंदू नहीं, से कोई वास्ता नहीं। इनका हिंदू से क्या लेना देना? मैं खुद हिंदू हूँ, इनका हिंदू से क्या लेना देना है? आज किसान हमारा आत्महत्या कर रहा है, हमारे यहाँ बेरोजगार आत्महत्या कर रहे, वो कोई गैर हिंदू है? सिर्फ चुनाव के लिए बटोगे तो कटोगे बोलने वाले तुमने इन लोगों के लिए क्या किया? हिंदू के लिए इसका जवाब तो इन लोगों ने देना चाहिए, लेकिन वो देंगे नहीं क्योंकि उनकी नीयत में खोट है। उनको ये सब लोगों को गुलाम बनाना है और खुद को रूल करना है। जो अंग्रेज करते थे वही ये लोग करना चाहते हैं। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है नाना भाऊ, आप कह रहे हैं कि ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे हैं और वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल आप कह रहे हैं आप जातियों में बांटना चाहते हैं। आप जातियों में नहीं बांटना चाहते, ये इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं यही सवाल आप करें मैं सोच रहा था। हम हर जाति के लोगों को न्याय प्रभाव में लाना चाहते हैं, जो हमारा संविधान कहता है। हम जातियों में नहीं बांट रहे, लेकिन हर जात के लोगों को मुख्य धारा में लाना हमारा संविधान कहता है और वही कांग्रेस चाहती है। और जब लोग सब मुख्य धारा में आए तो देश सक्षम होगा। आज देश में अगर मुट्ठी भर लोगों के लिए अगर पूरे सरकार की तिजोरियां खोली जाती है, जो मोदी की सरकार में हो रही है, महाराष्ट्र की सरकार में हो रही है, किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ किया? क्यों नहीं बेरोजगार लोगों को हाथ में काम देने के लिए इनने नौकरियां खोली? महाराष्ट्र में कई आज नौकरियां की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। मैं इनको सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मुट्ठी भर लोगों को जीने का अधिकार होगा? देश में कई जातियों, हमारा देश विविध जाति विविध धर्म का है, विविध भाषा का है, फिर भी हमारा देश एक है। तो हमारी भूमिका तो यह रहना चाहिए कि हमारे देश की सभी जातियों के लोगों को मुख्य धारा में लाना। उनके रहने का मकान है कि नहीं, उनको खाने का अनाज है कि नहीं, बच्चे पढ़े हुए कि नहीं, पढ़े हैं तो नौकरी है कि नहीं, काम है कि नहीं, उनकी आर्थिक स्रोत क्या है, यह हमारे देश के जो सरकार है उनको पता नहीं होना चाहिए। वही तो मांग हम कर रहे हैं। नाना बाबू, जो बेस आप यहाँ पर रख रहे हैं, मुझे लगता है वो इकोनॉमिक बेस है कि गरीबी जो है वो धर्म या जाति देखकर नहीं होती है। लेकिन अगर आप जातियों में बांटने की कोशिश करेंगे
तो फिर एक जाति को दूसरे से भिड़ाने वाला काम नहीं होगा कि नहीं, नाना भाऊ की जाति आगे बढ़ रही है, रूबिका लियाकत की पीछे हो गई है, फला यादव आगे आ गए हैं, कुर्मी पीछे रह गए हैं, क्या ये आपस में झगड़ा नहीं होगा? संक्षेप में 20 सेकंड में, फिर कुछ और मेरे रूबी, मैं आपको यही तो कहना चाहता हूँ, आप भी इनके बातों में गुमराह हो गई है। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे देश में हर जाति के लोग रहते हैं, हाँ। हर जाति के लोगों को न्याय मिले, वो मुख्य धारा में आए, यही हमारा संविधान कहता है। जब तक हम रूबी के परिवार की क्या हालत है, उसके घर में कोई पड़ा हुआ है, लिखा है, खाने को अनाज है कि नहीं, रहने को मकान है कि नहीं, जब तक मैं सरकार बनूं और मुझे मेरे देश की जनता की हालत ही पता नहीं है और हमारा ब्यूरोक्रेट्स हमको चलाए, ये कैसा हो सकता है? हमारे देश में तो जनता हमारी सबसे बड़ा दायित्व हमारा होता है। तो सरकारों को पता ही नहीं है कि किसके पास घर है कि नहीं। मोदी जी ने कहा था 2022 में कि मैं देश के सब लोगों को 2022 तक घर दे दूंगा। क्या देश के सब जनता को घर मिल गए? पर प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसा कहाँ मिली है? वही तो पूछ रहा हूं मैं। किसी गांव में 500 लोगों को घर चाहिए तो वहां 5 घर भेजे जाते हैं क्योंकि उनके पास मालूम ही नहीं। हम तो वही चाहते कि देश में ये तो पता चले। हम लोग जाति में विभाजन नहीं करना चाहते, कुछ को आगे और पीछे नहीं करना चाहते, हम सबको आगे लाना चाहते। जब तक हमारे पास जाति निहाय जनगणना का फाइनेंशियल और एजुकेशनल स्टेटस नहीं हो हमारे पास, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग किसी को जात को बांट नहीं रहे। अच्छा। हमारी भूमिका एकदम स्पष्ट है कि हमारे देश के सब लोगों को मुख्य धारा में लाना, मुट्ठी भर लोगों को आगे बढ़ाने का काम नहीं है, और ये कांग्रेस की भूमिका है। संविधान का आपने जिक्र किया। देवेंद्र फडणवीस ने एकदम लेटेस्ट इंटरव्यू में ये कहा है कि वो एक लाल किताब दिखाने की कोशिश करते हैं, वो लाल रंग लेफ्ट का है। राहुल गांधी अर्बन नक्सल से घिर गए, ही इज बिसीज्ड बाय देम, वो ये कह रहे हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि वोट जिहाद इस बार आपको बचाने नहीं वाला है। 2 शब्दों का प्रयोग किया है, वोट जिहाद, अर्बन नक्सल। अब संविधान को अगर कलर में हमने रखा, लाल कलर को तो शुभ माना जाता है। हिंदू में तो हमारी दुल्हन जो होती है वो लाल कपड़े में ही सजती है। लेकिन नहीं, मेरी बात सुनो ना, मैं अभी आता हूँ ना, मैं आ रहा हूँ। लाल कलर को हमारे यहाँ पर उसका एक शुभ का रंग कहा जाता है। अब इनको हिंदू नहीं आ रहा, इनको लेफ्टिस्ट दिख रहा है। ये कौन सा हिंदू है? फडणवीस को पूछो, उसको हिंदुत्व की व्याख्या। शुभ कलर को भी अशुभ बनाना चाहते हैं तो ये लोग हैं। और रही बात, हमने कोई फेक नेगेटिव नहीं दिया। मैंने जब भी कहा कि हमारे यहाँ जो अगर 100% एफडीआई आता है तो आरक्षण की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। कहाँ आरक्षण रहेगा? तुमने डायरेक्ट अगर डिप्यूटी सेक्रेटरी रैंक पे, जॉइंट सेक्रेटरी रैंक पे तुम लोग आरएसएस के लोगों को डिप्यूट कर रहे हो, तो और पूरी प्रशासन की व्यवस्था में वो लोगों ने कब्जा कर लिया, तो कहाँ से तुम्हारा आरक्षण बचेगा? कहाँ से संविधान बचेगा? मूल ढांचे को ये लोग खत्म करना चाहते हैं, कर रहे हैं, और उसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वैलिड पॉइंट, मैं इसे सुन लेती हूं और दर्शक भी सुन रहे हैं। लेकिन वोट जिहाद, वो ये कह रहे पिछली बार जो आपकी जीत हुई थी, वो जीत एक तरफा वोट पड़ गया था मुसलमानों का, और इसीलिए आप लोग जीत पाए हैं। और ये वोट जिहाद हुआ है। वहां बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए कि खुदा से तेरी जंग है अगर तूने यहां वोट नहीं किया तो इस वोट जिहाद को खत्म करने के लिए वो संघ की मदद ले रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, ये क्या है? तो ये संविधान को न मानने वाले लोग हैं। ये देश में जितने लोग रहते हैं जो भारतीय है, वो सबको वोट देने का अधिकार है। किसको वोट देना नहीं देना वो उनका खुद का अधिकार है। उसको ही हम हमारी उनको आज़ादी कहते हैं, व्यक्तिगत स्वातंत्र कहते हैं। उस व्यक्तिगत स्वातंत्र के ऊपर भी इन लोगों को प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। इनके साथ रहा मुसलमान वो पाक है, और इनके विरोध वाला मुसलमान वो आतंकवादी है। इनके साथ जो हिंदू खड़ा है वो बिल्कुल पाक साफ है, और इनके विरोध में जो हिंदू है वो नक्सलवादी है। क्या ये लोग हमें कोई सर्टिफिकेट देंगे? जिनको संवैधानिक व्यवस्था ही एक्सेप्ट नहीं है, ऐसे लोगों ने अगर वोट जिहाद अगर बात करते हैं तो यही तो संविधान का अपमान है, यही संविधान का अपमान है। तो इसलिए इन लोगों के इस
जो बातें इनकी जो है, जो नैरेटिव है। वो नैरेटिव नहीं बोलेंगे इसको, ये नैरेटिव नहीं है, ये देश में पॉइजन डालने का, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पॉइजन डालने का पाप ये लोग कर रहे हैं। किसको वोट करना है वो किसी को, अगर मेरे वाइफ को मुझे वोट नहीं करना है तो मैं उसको जबरदस्ती नहीं कर सकता, सिंपल लाइन है। पर आपकी वाइफ तो आपको वोट करेगी ना। अब वो तो ये रहता ना मेरा ये कहना है ना, मेरा ये नहीं कहना है, कि मेरा ये कहना है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। नहीं, इसलिए क्योंकि लाडली योजना जो है बहुत चल निकली है, उसका तो जवाब आज देंगे। 50% जो है महिलाएं बीजेपी को वोट किया करती थी, इट केम डाउन टू 45% लास्ट इलेक्शन में। लेकिन लाडली बहना जो है उन्होंने आपको सता दिया है, और इसीलिए अब आप गृहलक्ष्मी योजना लेकर आए हैं, भाई हम 2 गुना देंगे। हम लक्ष्मी, हमारे संस्कृति में लक्ष्मी का एक अलग महत्व होता है, और लक्ष्मी मीन्स जिस घर में लक्ष्मी रहती है उस घर को कभी भी गरीबी की छाया में नहीं आने नहीं देती। तो हमने गृहलक्ष्मी नाम इसलिए दे रहे कि हम लोग सिर्फ जो पैसे 1,500 या जो भी 3,000 जो भी हम लोग आज घोषणा करेंगे, वो 2,000 या 3,000 में से कुछ नहीं होता। हम लोग उसके पीछे हम गृहोद्योग खड़े करेंगे महाराष्ट्र में, महिलाओं के हाथ को घर पे काम देंगे, उसको एक प्रॉपर रोज पैसे कैसे आए उसके मेहनत से वो हम प्लान बनाएंगे, और रोज हमारी महिलाओं के पास उनके मेहनत का पैसा आए। पर नाना भाऊ वो कह रहे हैं ये तो कट कॉपी पेस्ट है, हमारा चुराया है आपको। कहाँ पे कट है उनका? बीजेपी वाले कह रहे हैं। फिर तुमने उनकी कट कॉपी कौन सी है? 1,500 रुपये दिया और महंगाई बढ़ा दी 2 महीने में सब चीज़ों की, और 5,000 रुपये छीन लिया। तो हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, हम लोग महंगाई भी कम करेंगे, महिलाओं को सिर्फ पैसे देने से नहीं चलेगा, महिलाओं को हम रोजगार खड़े करेंगे। तो इनकी वो पॉलिसी नहीं है, इनकी वो पॉलिसी नहीं है। इनकी पॉलिसी महिलाओं को दिखाया हमने 1,500 और 6,000 रुपये का तो एडवर्टाइज में पैसा खर्चा किया। हम लोग एडवर्टाइज नहीं करेंगे, हम महिलाओं को जो रोजगार देंगे, उनको काम देंगे, उसके माध्यम से उनको हम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देंगे और उनको लक्ष्मी बनाएंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, नाना भाऊ और संजय राउत के बीच में चल क्या रहा है? वो मेरे अच्छे दोस्त हैं और दोस्ती में तो चलते रहता, लेकिन हम लोग कहीं ये मीडिया, पर ये मुस्कुराहट तो कुछ और कह रही है। मीडिया नैरेटिव है कि हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। स्वाभाविक है कि वो अपनी पार्टी की बात रखेंगे, मैं अपनी पार्टी की बात सीट शेयरिंग में कि भाई ये सीटें हमें मिलना चाहिए, वो सीटें हमें मिलना चाहिए, तो स्वाभाविक है वो तो रहेगा। वो तो बीजेपी में और महायुति में तो सबसे ज्यादा हुआ है। बेचारे अजीत पवार का, मुख्यमंत्री का सपना खत्म कर दिए इन लोगों ने। 55 सीटें दी है उनको, और बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें ले ली, 164 कितना लिया, 154। बेचारे को 46 MLA लेके आया था, वो सिर्फ 55 सीट दी। तो बहुत अन्याय किया अजीत पवार का। उनका सपना था अपने चाचा से, वो तो सीएम बनने के लिए। संजय राउत का दर्द भी तो यही है ना कि आप लोगों ने सारी सीटें छीन ली हैं, विदर्भ में सब आप लेकर बैठ गए हैं, उनको कोकण में हमने दिए हैं। हमने हमारे यहाँ बहुत ज्यादा। और वो ये कह रहे हैं कि भाई जनता ने मन बना लिया, उद्धव ठाकरे सीएम होने वाले हैं। बिल्कुल, हर पार्टी के नेताओं के, हमारे पार्टी का नेता सीएम बने, ऐसा सपना देखना कोई गलत बात नहीं है। आपने जब मेरे बारे में कहा, तो ये तो सपना देखने का अधिकार सबको है, आखिर डिसाइड करना हाईकमांड का काम है। पर यहाँ हाईकमांड कौन होगा? मातोश्री से हाईकमांड आएगा कि शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी बैठकर डिसीजन लेंगे। तो इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं। नाना पटोले कभी फल की चिंता करता नहीं है, कर्म पे विश्वास रखता है। कर्मण्य वादे ऑल द बेस्ट नाना भाऊ, आपको थैंक यू, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये थे नाना पटोले, बगैर किसी लाग लपेट के अपनी सारी बातें कही हैं और बहुत से सवाल भी पूछे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा है कि इस बार महाराष्ट्र में महाअघाड़ी को आगे ले जाने का काम करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार।